हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं आज विज्ञान का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय में हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या उन बिंदुओं को, उन तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय को जानने के लिए बच्चों में सबसे पहले जानना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी, रासायनिक समीकरणें क्या होंगी। तो सबसे पहले हमें रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इस अध्याय में अन्य बिंदु कौन कौन से होंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने से पहले हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ एग्जाम्पलों के बारे में पता होना चाहिए, या कुछ घटनाओं को देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में घटित होती हैं, जो कि बोर्ड पे पहले से लिखी हुई हैं। देखिएगा, जैसे आप देखते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? जल का निर्माण करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर किसका निर्माण करेंगे? जल का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से आप लोग देखते हैं कि हमारे घरों में जो लोहे के उपकरण हैं, आपने सभी ने देखा होगा कि हमारे घरों में जो लोहे के उपकरण हैं, यदि वो कुछ समय तक वायु या नमी के संपर्क में रखे रहें तो उन पर क्या होगा कि जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। मतलब जंग क्या है कि लोहे पर काले या पीले रंग की एक परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब लोहे की वस्तु या लोहा वायु या नमी के संपर्क में आता है तो लोहे पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। ये एक सामान्य घटना है जो हम अक्सर कर देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। उसी प्रकार से हम एक अन्य घटना के बारे में और बात कर लेते हैं। गर्मियों के दिनों में जब आप दूध को खुला छोड़ते हैं, मतलब जब दूध को टेम्परेचर पर खुला छोड़ते हैं, ताप पर खुला रखते हैं, तो दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध क्या में परिवर्तित हो जाएगा? दही में। दूध ताप के संपर्क में आने पर दही में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ और प्रकार की घटनाएं भी हैं। जैसे कहा है, हमने देखा है कि जब हम घरों की पुताई करने के लिए चूने का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? सूखे चूने का। तो मार्केट से सूखा चूना खरीद कर लाते हैं। सूखे चूने में जब हम जल डालते हैं तो जल डालते समय हम क्या देखेंगे कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। साथ में कि जब हम चूने में जल डालेंगे तो जल जो है उबलना शुरू हो जाएगा, और उबलते समय उस मिश्रण में से ऊष्मा बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो घटना या कुछ घटनाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। बच्चों, इससे हमें कुछ देखने को मिलता है। जैसे देखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ थे, मिलके क्या बनाया? जल। उसी प्रकार से लोहा वायु या नमी के संपर्क में आया तो एक नया पदार्थ बना दिया, मतलब लोहे पर जंग लग गया। उसी प्रकार से दूध ताप के संपर्क में आया तो क्या बन गया? दही बन गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि शुष्क चूना जल के संपर्क में आएगा तो बुझा हुआ चूना बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी? ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जब, या हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। देखिए, हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, जबकि जल जो है वो क्या है? द्रव है। एक नए गुणधर्म वाला तत्व जो है पदार्थ प्राप्त हुआ हमें। उसी प्रकार से दूध जो है ताप के संपर्क में आया तो हमें क्या प्राप्त हुई है? दही। हम अच्छे से जानते हैं कि दूध का स्वाद जो होगा वो मीठा होगा, और दही जो है वो खट्टी होगी। तो देखिएगा, दूध जो है एक अलग पदार्थ है और दही जो है अलग पदार्थ है। मतलब दूध ताप के संपर्क में आ गया तो दही प्राप्त होगी, और दही एक नए गुणधर्म वाला पदार्थ है। उसी प्रकार से शुष्क चूना जल के संपर्क में आया तो क्या प्राप्त होगा? हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, जिसका उपयोग हम घरों में पुताई करने के लिए करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। दोबारा से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक, ऐसा नहीं है कि दो ही होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, आने वाले अन्य एग्जाम्पल में हम समझेंगे इसे भी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी के आधार पर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया डेफिनेशन पहले से बोर्ड पे लिखी गई है। क्या कहा गया है? जब दो या दो से अधिक
दो या, मैंने इसी के अकॉर्डिंग लिखा है, जब दो या दो से अधिक, ये देखो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, ये आपस में मिल गए, मिलकर एक या एक से अधिक क्या करेंगे, या तो एक बनाएंगे या एक से अधिक भी बना सकते हैं, एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले, इनके गुणधर्म अलग होंगे और इनके गुणधर्म अलग होंगे, नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या बच्चों आपको समझ आ गई? दोबारा से देख लीजिएगा एक बार। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये होगी हमारी रासायनिक अभिक्रिया, जो हमने अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। उसी प्रकार अब हम देखेंगे कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करेंगे तो पहला तो पहचान मैंने बताया आपको कि गुणधर्मों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, इसके गुणधर्म अलग होंगे, इसके गुणधर्म अलग होंगे, जो कि हम डेफिनेशन में पहले से लिख चुके हैं कि नए गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। अन्य पहचान भी है कुछ, जो है अवस्था में परिवर्तन, क्या हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है एक प्रकार की गैस थी और जल क्या बना है, जल जो है द्रव अवस्था में होगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया क्योंकि ये क्या है, गैस है और ये क्या है, जल है। उसी प्रकार से देखिएगा, लोहा वायु या नमी के संपर्क में आया था तो लोहे पर एक काली परत लग गई, मतलब काली परत जम जाएगी या एक पीली परत जम जाएगी, जिसे क्या कहेंगे, जंग। तो यहाँ पे लोहे का जो रंग था वो किसी और कलर में था, यहाँ पे लोहे का रंग किसी अन्य कलर में प्राप्त होगा हमें जंग लगने के बाद। उसी प्रकार से दूध जो है ताप के संपर्क में आया तो दूध का स्वाद मीठा था और दही का जो है, दही का स्वाद कैसा हो गया, खट्टा हो गया। या उसी प्रकार से शुष्क चूना जल के संपर्क में आया तो क्या प्राप्त हुआ, बुझा हुआ चूना, मतलब इसकी अवस्था सूखी हुई थी और ये कैसा है, गीला। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, रंग में परिवर्तन। नेक्स्ट जो है पहचान होगी इसके, क्या होगा, रंग में परिवर्तन। यदि रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उसी प्रकार से देखेंगे तापमान में परिवर्तन, ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि शुष्क चूने में यदि जल डाल दिया जाए, शुष्क चूने में यदि जल डाल दिया जाए तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, पर जिस टाइम पे हम जल डालेंगे उस टाइम पे बुझे हुए चूने में जो है बुझे हुए चूने का टेम्परेचर बहुत ही अधिक होगा, जिसके कारण उष्मा बाहर निकलेगी। इसका टेम्परेचर कम है, मतलब इसका तापमान कम है और इसका तापमान अधिक है। और पहचान जो हो सकती है, गैसों का उत्सर्जन। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उस समय गैसों का उत्सर्जन भी हो सकता है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान है। तो क्या अब आप आसानी से समझ पाएंगे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होंगी। हमने अच्छे से जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, और पहचान की कुछ ही विधियां हैं, मतलब कुछ पहचान के नियम मैंने लिख दिए हैं जिनके अनुसार आप अच्छे से समझ सकेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या नहीं हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि चलो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। देखिएगा जरा, मैं समझाता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अब रासायनिक अभिक्रिया में आप जानेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, ये कौन से अणु हैं, भाग लेने वाले, इन्हें क्या कहेंगे, भाग लेने वाले। और ये क्या है, बनने वाला पदार्थ। ये कौन सा पदार्थ है बच्चों, बनने वाला पदार्थ। तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। याद रहेगा आपको, भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे हम, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के बाद बनेगा, मतलब नए गुणधर्म वाला पदार्थ जो बनेगा, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। तो बच्चों हम इसकी डेफिनेशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं, मतलब अभिकारक की। तो अभिकारक की डेफिनेशन क्या होगी, देखिएगा, आप भी समझ गए होंगे कि अभिकारक की डेफिनेशन हम क्या लिखने वाले हैं। तो अभिकारक की डेफिनेशन लिखेंगे, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, ये अभिक्रिया है इधर, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहेंगे इन्हें, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम अभिकारक कहेंगे। उसी प्रकार से अब हम जानेंगे उत्पाद के बारे में। तो उत्पाद क्या होंगे, क्या समझ आ गया आपको।
उत्पाद क्या कहलाएंगे? उत्पाद कहलाएंगे कि अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ या अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। तो लिख सकते हैं अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। तो बच्चों समझ गए ना? अब आपको याद रहेगा कि जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनेंगे उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद। तो यहाँ तक बच्चों हम जान चुके हैं कि अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कह रहे हैं और अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बन रहे हैं उन्हें उत्पाद कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सीख चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन जाने, रासायनिक अभिक्रिया में हमने भाग लेने वाले पदार्थों को जाना कि उन्हें क्या कहेंगे, और जो नए पदार्थ बनेंगे उनका क्या नाम होगा उसके बारे में जाना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होगी। क्या आप जानेंगे बच्चों कि रासायनिक समीकरण क्या होगी? तो देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होगी। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करेगी। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया पर निर्भर करेगी। बच्चों जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों की सहायता से, किसकी सहायता से? प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाती है। दोबारा से देख लीजिएगा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाती है। किस प्रकार से? देखिए, जैसा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन का जो सूत्र है वो होता है H2। हाइड्रोजन गैस का जो सूत्र होगा, हाइड्रोजन के दो अणु होंगे तो हाइड्रोजन को लिखेंगे H2। उसी प्रकार से ऑक्सीजन को भी O2 लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के भी दो अणु होंगे। गैस अधिकांशतः जो है दो अणुओं के रूप में पाई जाती है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का प्रतीक H है तो H2, ऑक्सीजन का O है तो O2 और जल का क्या है? H2O। तो रासायनिक अभिक्रिया हम इस प्रकार से लिखेंगे, और यदि रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं प्रतीकों की सहायता से ऐसे लिख दूं या इस प्रकार से लिख दूं तो इसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे इसे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। अतः हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब रासायनिक अभिक्रिया को क्या लिख सकते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के द्वारा निरूपित या प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जब रासायनिक अभिक्रिया को, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हम लिख रहे थे, इन्हें जब हम प्रतीकों की सहायता से लिखेंगे या प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहेंगे हम? इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसे भी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो आप पहले से देख चुके और अन्य एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप जानते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं आपको, मैग्नीशियम, किसके बारे में पढ़ेंगे? मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन, मतलब जलना। अब मैग्नीशियम का सूत्र क्या होगा? मैग्नीशियम का सूत्र है Mg प्लस वायु की उपस्थिति में, जब वायु की उपस्थिति में गर्म करने की बात आएगी तो हम यहाँ पे कौन सी गैस को लेके चलेंगे? वायु में उपस्थित
ऑक्सीजन गैस को, कौन से गैस को लेकर चलेंगे बच्चों, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस के लिए, तो O2 इक्वल टू बनेगा क्या, MgO2, तो बनेगा MgO, क्या बनेगा, MgO। बच्चों ये अभिक्रिया भी संतुलित नहीं है, थोड़ी देर बाद हम अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे तो तब इसके बारे में जानेंगे कि संतुलित किस प्रकार से करते हैं। फिलहाल आप जान रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखेंगे। दूसरी अभिक्रिया हम देख सकते हैं कि कोयले का वायु की उपस्थिति में दहन, कोयले का वायु की उपस्थिति में दहन, कोयले का सूत्र जो होगा वो C होगा और वायु की उपस्थिति में दहन है, जलाने की बात कर रहे हैं फिर से, तो O2 इक्वल टू C और O2 एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2 गैस, क्या बनेगा बच्चों, CO2 गैस बनेगा। उसी प्रकार से हम कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा भी इसे समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझने से पहले हम देखेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें अभिकारक और उत्पाद, क्या बोल रहे हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों के अणु बराबर करने होते हैं या दोनों के परमाणु बराबर करने होते हैं। देखेंगे यहाँ पे जो है मैग्नीशियम का कितने अणु हैं, एक, और यहाँ पे कितने हैं, एक, सही है, दोनों साइड एक ही है। उसी प्रकार से अब देखेंगे कि ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, एक, तो यहाँ पे दो करने होंगे। बच्चों एक बात का हम विशेष करके ध्यान रखेंगे, जब भी हमें अभिकारक और उत्पाद के अणु या अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर करनी हो या तत्वों की संख्या बराबर करनी हो तो हम इनके पैरों में यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। संतुलित करते समय पैरों में हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें लिखना है इनके गुना में सामने, मतलब कहाँ पे लिखेंगे, गुना में। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, एक, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे दो से, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से। अब Mg के कितने हो गए, दो, और यहाँ पे Mg का कितना है, यहाँ पे Mg के दो है और यहाँ पे Mg का कितना है, एक, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से। 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, संतुलित है। हमें देखना यह है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते समय कि अभिकारक के अणुओं की संख्या और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो चेक कर लीजिएगा, Mg के दो हैं, Mg के दो होंगे, ऑक्सीजन के दो हैं, ऑक्सीजन के गुना में दो है तो दो हो चुके। इसी प्रकार से हम अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। इसे मैं रफ कर देता हूं। हेडिंग है आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं, या फिर लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से या कुछ रासायनिक समीकरणों की सहायता से हम उन्हें संतुलित करना सीखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, पहली रिएक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका Na प्लस, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। बच्चों आपको क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में दिया होगा और कहेंगे कि इस समीकरण को संतुलित कीजिए। क्या क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। आइए देखते हैं इसे संतुलित किस तरह से करेंगे। संतुलित करने से पहले आप क्या कर लीजिएगा कि इस समीकरण को दोबारा से लिख लीजिएगा, Na प्लस Cl2 इक्वल टू NaCl। आंसर में इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ये इसका आंसर होगा। आंसर आप संतुलित कैसे करेंगे? संतुलित करने से पहले जो रिएक्शन आपको दी गई होगी उसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। क्या करेंगे? उसे ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको संतुलित करने में आसानी होगी। अब हम इसे ब्रैकेट में बंद कर चुके हैं। अब दोनों ओर अणुओं की संख्या की गिनती कीजिएगा। देखिएगा सोडियम के कितने अणु हैं? Na का यहाँ पे एक अणु है
और यहाँ पर भी कितना अणु है, एक अणु है, अर्थात हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद हम देखेंगे कि Cl के कितने अणु हैं, 2, और यहाँ पे Cl का कितना अणु है, 1। इधर 2 हो गया और इधर 1 है, तो ये तो समस्या है, तो हमें बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इनके पैरों में हमें कुछ नहीं लिखना होगा, ना यहाँ पे लिखेंगे, ना यहाँ पे, ना ही यहाँ पे, वो हम लिखेंगे इसके सामने। कहाँ लिखेंगे, सामने। तो क्लोरीन के 2 अणु हैं, मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। कितने से मल्टीप्लाई करा दी मैंने, 2 से। जब मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 2 से मल्टीप्लाई कराने में आप जानेंगे, मतलब 2 से गुना कराने पे देखेंगे कि सोडियम के कितने हो चुके, 2, क्लोरीन के भी कितने हो चुके, 2। क्लोरीन के यहाँ पे भी 2 हैं, परंतु ये जो सोडियम के यहाँ पे 2 हैं और सोडियम का यहाँ पे कितना अणु है, 1। तो सोडियम के इधर 2 है, तो इधर भी कितने करने होंगे हमें, 2। कितने से गुना करनी होगी, 2 से। अब दोबारा गिन लीजिएगा एक बार, सोडियम के 2 हैं, यहाँ पर भी सोडियम के 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ भी क्लोरीन के 2 हैं। देखो गुना में है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, तो इसके अंदर जितने भी सब कोई 2-2 होंगे। तो Cl के भी कितने, 2, Na के भी 2, Cl के 2 हो चुके और Na के 2 हो चुके। इस प्रकार से हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 2। देखिएगा, इसमें हम एक अभिक्रिया लेते हैं, H2 + O2 = H2O। इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, संतुलित करने से पहले हम इसे अपने आंसर को एक बार नीचे लिख लेते हैं आंसर में। इस प्रकार से जब लिखेंगे H2 + O2 = H2O, संतुलित करने से पहले हम इन्हें एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। कहीं में बंद करेंगे, ब्रैकेट में, ताकि हमें अणुओं की संख्या गिनने में आसानी हो। अब ब्रैकेट में बंद कर चुके हैं, अब अणुओं की क्वांटिंग करेंगे फटाफट से। हाइड्रोजन के 2 हैं, हाइड्रोजन के इधर भी कितने हैं, 2 अणु हैं। दोबारा से देखिएगा, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1 अणु है। तो ऑक्सीजन के बराबर करने होंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करा दी तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए। देखिएगा बच्चों, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2, क्योंकि ये ब्रैकेट सबकी गुणा में है। तो ऑक्सीजन के 2 हो गए, पर हाइड्रोजन के 2 दूनी 4। हाइड्रोजन के कितने हो चुके, 2 दूनी 4, और यहाँ कितने हैं, 2। तो कितने से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 2 से। 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के कितने हैं, 4, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन के 4 है। ऑक्सीजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल को संतुलित करना, कि किस प्रकार से संतुलित करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, Cu + O2 = CuO। Cu एक तत्व है कॉपर, और यहाँ पर भी CuO। इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आंसर में लिखेंगे, और आंसर में लिखते समय इसे हम इस प्रकार से O2 और CuO लिखते समय हम क्या करेंगे, इसे एक ब्रैकेट में बंद करेंगे सबको, ताकि हमें गिनने में, मतलब अणुओं की संख्या गिनने में आसानी रहे। अब देखते हैं, कॉपर का कितने अणु हैं, 1, और यहाँ पे कॉपर के कितने हैं, 1, मतलब सही है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करानी होगी, 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। ऑक्सीजन के 2 हो गए, पर कॉपर के भी तो 2 हो गए। कॉपर के कितने हो गए, 2, और यहाँ पर कॉपर का कितना है, 1, मतलब Cu के यहाँ पे 2 हैं और Cu का यहाँ पे कितना है, 1। तो कितने से गुना करानी पड़ेगी, 2 से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। देखिएगा, एक अभिक्रिया है जिसे Fe + H2O = अभिक्रिया करने के बाद बनेगा Fe3O4 + हाइड्रोजन गैस बाहर होगी, हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होगी। इसे भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। दोबारा से नोट कर लेते हैं, Fe + H2O = Fe3O4 + H2। बच्चों, अभी ने हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, सभी को ब्रैकेट में बंद कर लिया हमने। ब्रैकेट में बंद करने के बाद हम अणुओं की संख्या गिनते हैं। Fe का 1 अणु है
और यहाँ पे Fa के कितने हैं 3। यहाँ पर Fa का 1 अणु है, Fa के यहाँ पर कितने अणु हैं 3, तो कितने से मल्टीप्लाई करानी होगी 3 से। वेरी गुड। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने हैं 2, सही है। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पर, कितने हैं बताइए जल्दी से 1, और यहाँ पे कितने हैं 4, तो इधर कितने से गुना करानी होगी 4 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 4, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 4। पर जब ऑक्सीजन के 4 हुए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 4 दूनी 8, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 8, और यहाँ पे कितने हैं भाई केवल 2 हैं, तो कितने से गुना कराऊं कि 8 हो जाए बताइएगा 4 से, 4 दूनी 8, ठीक है 4 दूनी 8, दोबारा काउंटिंग कर लीजिएगा। Fa के 3 हो रहे हैं, Fa के 3 अणु हैं, हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 4, मतलब रिएक्शन आपकी संतुलित है। इस प्रकार से हम संतुलित करेंगे। ठीक है बच्चों, एक दो एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे समझते हैं। एक रिएक्शन है आपकी एग्जाम्पल नंबर 5, AgCl इक्वल टू, ये अपघटित हो रहा है Ag प्लस Cl2 में, क्या में टूट रहा है Ag प्लस Cl2 में। अब इसे भी देखने का संतुलित करने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आंसर लिखना होगा। इसका आंसर लिखते समय मुझे एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपके एग्जाम पेपर में, और एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। क्या क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो संतुलित करते हैं फिर से, AgCl इक्वल टू Ag प्लस Cl2, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं जैसे कि हर बार कर रहे थे। सबको फटाफट से ब्रैकेट में बंद करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में बंद हो गया। अब हम संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Ag का कितना अणु है 1, कितने अणु हैं Ag के 1, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है कुछ नहीं करेंगे। Cl का 1 है, तो यहाँ पे Cl के कितने हैं 2, इधर 2 हो रहे हैं, इधर 1 हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर 2 से। अब यहाँ तो कर नहीं सकते ना, यहाँ कर सकते हैं, तो कहाँ करना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब Cl के 2 हो गए, Cl के 2 हो गए, परंतु Ag के भी कितने हो गए 2, ब्रैकेट का मतलब है कि सबके 2, Ag के भी कितने हो गए 2, और यहाँ पे Ag का कितना है बताइए जल्दी से 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। Ag के भी 2 हो गए और Ag के भी 2, तो इस तरह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ अन्य रिएक्शनों की सहायता से अन्य एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं संतुलित करने के लिए, मतलब क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। तो देखिए बच्चों, नए एग्जाम्पल को करने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 6, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है आपका HNO3 प्लस दिया है CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू दे रखा है फिर से कि CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये दिया हुआ है और हमें संतुलित करनी है। तो संतुलित करने के लिए देखिएगा, देखने में थोड़ी विचित्र सी लग रही होगी पर बिल्कुल ईजी है। जिस प्रकार से हमने अन्य रिएक्शन की हैं उसी प्रकार से इसे भी संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, HNO3 आंसर में लिख लेते हैं पहले, बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे ऐसे ही। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू, इसे भी नोट करते हैं, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, इन्हें ब्रैकेट में बंद करेंगे फटाफट। क्या में बंद किया, ब्रैकेट में, सबको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसे भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसे भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, ब्रैकेट में बंद हो गए। उसके बाद हम गिनना शुरू करेंगे। देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन का 1 और 2 यहाँ पे भी है, 1 और 2 3, और इधर कितने हो रहे हैं 2, कितने हो रहे हैं 2, तो इधर 3 है और इधर 2 है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो एक काम करते हैं, इसे छोड़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। NO3, किसके बारे में बात करेंगे, NO3, और यहाँ पे NO3 के कितने हैं, ध्यान से देखिएगा, कितने अणु NO3 के 2, और यहाँ पे NO3 का 1, देखिएगा NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे NO3 का कुछ नहीं है,
तो NO3 का यहाँ पे 2 है और NO3 का यहाँ पे 1 है, तो कितने से गुना कर देंगे? 2 से। कैसे गुना कर देंगे? 2 से। उसके बाद देखते हैं कैल्शियम का 1 अणु है, कैल्शियम का 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने अणु है बच्चों? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 1, तो कितने से गुना करेंगे? 2 से। अब फिर से एक बार काउंटिंग करने की कोशिश करते हैं इसी प्रकार से। हाइड्रोजन के 2 और 2 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, बिल्कुल सही। NO3 के 2 अणु, NO3 के 2 अणु, Ca का 1 अणु, Ca का 1 अणु है, O के 2 अणु, O के 2 अणु हैं, और हाइड्रोजन के हम काउंट कर चुके हैं। इस प्रकार से संतुलित करेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं इसी प्रकार की एक नई रिएक्शन है जो आपको संतुलित करनी है। NaOH, एग्जाम्पल नंबर 7, NaOH प्लस H2SO4, H2SO4। अभिक्रिया करने के बाद ये बनेगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस H2O। किसका निर्माण करेगा? H2O का। इसे लिखते हैं फिर से बच्चों, आंसर में क्या लिखेंगे? NaOH, और साथ में ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस H2SO4, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार से Na2SO4, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। इसी प्रकार से H2O, इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। अब इन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं, देखिएगा जल्दी से। Na का 1 अणु है, Na के यहाँ पे कितने हैं? 2, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे? संतुलित करने होंगे। संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे? दोबारा से देखिएगा एक बार। Na का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Na के 2 हो गए। उसके बाद अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। कितने से होगी? 2 से। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन के 2, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 ये रहे और 2 यहाँ पर है, 2 और 2 देखो, 2 तो ये रहे हाइड्रोजन के और 2 ही ये हैं, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4, 2 दूनी 4 पूरे हैं। उसके बाद SO4, और यहाँ पर भी SO4, SO4 का 1 अणु, SO4 का 1 अणु। एक बार फिर से देख लीजिएगा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, देखिएगा जरा अच्छे से। सोडियम का 1 अणु है और सोडियम के यहाँ पे कितने हैं? 2, तो कितने से मल्टीप्लाई? 2 से। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, ऑक्सीजन के 2 हो गए ना, और यहाँ पे कितना है? 1, तो कितने से गुना? 2 से। उसके बाद हाइड्रोजन के 2 और 2 ये रहे, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। उसके बाद SO4 सब कुछ कंप्लीट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट अभिक्रिया करने का भी प्रयास करते हैं, देखिएगा जरा। एक और अभिक्रिया है आपकी NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू बनेगा AgCl प्लस NaNO3। इसे नोट करते हैं पहले आंसर में, NaCl और साथ में ब्रैकेट में बंद करते हैं, ये लीजिएगा कर्ली ब्रैकेट में बंद, AgNO3 को ब्रैकेट में बंद करिए बच्चों, हो गया ना। उसी प्रकार से किसे बंद करेंगे? AgCl को ब्रैकेट में बंद किया। उसी प्रकार से NaNO3 को भी हमने ब्रैकेट में बंद किया। अब जानते हैं, इन्हें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Na का कितना 1, और यहाँ पर भी Na का कितना है? 1। देखेंगे Na का 1 अणु, Cl का 1 अणु, Cl का 1 अणु है, Ag का 1 अणु है, Ag का 1 अणु है, NO3 का 1 अणु है, NO3 का 1 अणु है। मतलब इधर के अणुओं की संख्या इधर के अणुओं की संख्या के बराबर है। बच्चों ये अभिक्रिया पहले से संतुलित है। इस प्रकार की रिएक्शन भी पेपर में आ सकती है, तो उसे देख के आप भ्रमित ना हो। यदि अभिकारक के अणुओं की संख्या
अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर है, तो ना ही तो आप इधर कुछ लिखेंगे और ना ही इधर कुछ लिखेंगे। ये पहले से एक संतुलित अभिक्रिया है। तो बच्चों यहाँ तक हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। क्या जान बच्चों यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। क्या जानेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों, फिर से मिलेंगे।